क्वेश्चन नंबर 421 क्वेश्चन है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ। वेरिएबल कॉस्ट में किसका कॉस्ट इंक्लूड होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बाइंग लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, तीसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम और चौथा ऑप्शन है मटेरियल बॉट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मटेरियल बॉट। जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसमें मटेरियल जो भी हमने खरीदा उसकी कॉस्ट इंक्लूड रहती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 422 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन द एवरेज कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट। और चौथा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423 और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग। जब एवरेज कॉस्ट कर्व राइज कर रहा है, देन मार्जिनल कॉस्ट, तब मार्जिनल कॉस्ट का क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, मस्ट बी डिक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन, मस्ट बी अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन, मस्ट बी कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन, मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मस्ट बी अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व। व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके सिकनेस का कारण नहीं है। सिकनेस का मतलब एक हिसाब से बहुत सारा जो लॉस होता जाता है, धीरे धीरे लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बंद होने की, मतलब मरने की स्थिति में आ जाता है, तो सिकनेस वाली बात की जा रही है। सवाल ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंडीशन इंडिया की इंडस्ट्रियल यूनिट्स के सिकनेस का कारण नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन, लेबर प्रॉब्लम्स, तीसरा ऑप्शन, फॉल्टी लोकेशंस और चौथा ऑप्शन, लैक ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लैक ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। क्योंकि इंडिया की जो सिकनेस है उसका एक बहुत बड़ा कारण है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। भारत की जो टेक्नोलॉजी ना बहुत पुरानी है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए जो एलपीजी आया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कराने के लिए फ्री लाइसेंस कर दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था उसको। ठीक है, आप जो कैपिटल गुड्स है ना उसको दूसरे देश से बिना किसी परमिशन के आप अपने देश में इंपोर्ट करा सकते हैं। हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज है उसके सिकनेस का एक सबसे बड़ा रीजन है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, दूसरा लेबर प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, हमारे देश में लेबर प्रॉब्लम्स हैं, तीसरा है फॉल्टी लोकेशंस, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम नहीं है? लैक ऑफ कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 425 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। इनमें से कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है? पहला ऑप्शन, फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, दूसरा ऑप्शन, सैलरीज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ एन ओनर ऑक्यूपाइड प्रेमाइसेस और चौथा, स्कॉलरशिप गिवन टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कॉलरशिप गिवन टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 426 है और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मार्जिनल आउटपुट व्हेन थर्ड आवर ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। जब थर्ड आवर ऑफ लेबर एम्प्लॉय होगा तो हमारा मार्जिनल आउटपुट क्या होगा? हमारे पास एक शेड्यूल है जिसे हम फिल कर लेते हैं। 0 आवर ऑफ लेबर में टोटल आउटपुट निल है और मार्जिनल आउटपुट निल है। 1 आवर ऑफ लेबर में टोटल आउटपुट 350 यूनिट्स है, मार्जिनल आउटपुट 350 यूनिट्स है। 2 आवर्स ऑफ लेबर में टोटल आउटपुट हमें पता लगाना है और मार्जिनल आउटपुट 230 यूनिट्स है। तो जब हम टोटल आउटपुट निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 580 यूनिट्स।
ठीक है। उसके बाद जब 3 आवर्स ऑफ लेबर काम करेंगे तो टोटल आउटपुट 670 है और मार्जिनल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 670 में 580 डिडक्ट कर देंगे तो हमारा मार्जिनल आ जाएगा 90 यूनिट्स। ठीक है। हमारा सवाल पूछा गया था व्हाट इज द मार्जिनल आउटपुट व्हेन थर्ड आवर ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। तो थर्ड आवर ऑफ लेबर जब एम्प्लॉय होगा तो मार्जिनल आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा, 90 यूनिट्स। इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 90 यूनिट्स। हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, सेम स्केड्यूल के ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो हम जो स्केड्यूल है उसको फुलफिल कर लेते हैं। ये 580 यूनिट्स था और ये 90 यूनिट्स था। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। हमें टोटल आउटपुट बताना है जब 2 आवर्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय होगा। तो 2 आवर्स ऑफ लेबर जब एम्प्लॉय हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, 2 आवर्स ऑफ लेबर जब एम्प्लॉय हो रहा है तो टोटल आउटपुट कितना है हमारा, 580 यूनिट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आया कहां से, हमने मार्जिनल आउटपुट को ऐड कर लिया तो हमारा टोटल आउटपुट आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ LAC कर्व। इनमें से कौन सा LAC कर्व का नाम नहीं है। ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा प्लानिंग कर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा एनवेलपिंग कर्व, तीसरा ऑप्शन है हमारा राउंड कर्व और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राउंड कर्व। हम LAC कर्व को प्लानिंग कर्व बोलते हैं, एनवेलपिंग कर्व बोलते हैं, लेकिन राउंड कर्व नहीं बोलते हैं। तो राउंड कर्व LAC कर्व का नाम नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 429, क्वेश्चन है हमारा अ फर्म एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ₹20 एट 6 यूनिट्स। जो फर्म का एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो 20 रुपए है 6 यूनिट्स पे। ठीक है, 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। व्हाट विल इट बी एट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पे वो कितना होगा। देखिए जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकालें तो 6 इंटू 20 करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 120। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट था। अब हम 4 यूनिट पे अगर इसे निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30। 4 यूनिट आउटपुट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया हमारा 30 रुपीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430, क्वेश्चन है हमारा अ फर्म has producing 7 units of output has an average total cost of 150। ठीक है, एक फर्म 7 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तो उसका एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो 150 रुपीज है एंड हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेदर इट प्रोड्यूसेस और नॉट। और फर्म को 350 रुपए एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट पे करना है। अगर वो एक भी यूनिट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता उससे कोई मतलब नहीं है, 350 उसको देना है। मतलब 7 यूनिट प्रोड्यूस करने का एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो 150 है। ठीक है, और 350 उसका फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, अगर वो एक भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। सवाल पूछ रहे हैं आगे, हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इन्होंने सवाल पूछा कि एवरेज टोटल कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 300, चौथा है ऑप्शन है 100। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 100। कैसे, जरा देखते हैं और समझते हैं। देखिए सवाल पूछा गया था जब 7 यूनिट बना रहे हैं तो उनका जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट 150, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1050। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट हो गया, मतलब टोटल कॉस्ट हो गया 7 यूनिट का 1050 रुपीज। जब उसको 7 से डिवाइड किया तो 150 रुपए आया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 1050 में जब हम 350 माइनस कर देंगे जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, तो आएगा हमारा 700। तो सवाल यही पूछा जा रहा था कि एवरेज टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो 700 को जब 7 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आएगा 100। तो हर एक यूनिट में 100 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 431, क्वेश्चन है हमारा
अ फर्म हैज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एक फर्म है जिसका जो वेरिएबल कॉस्ट है 1000 रुपीज है 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पे। इफ फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 400, अगर फिक्स कॉस्ट 400 रुपए है, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट 5 यूनिट आउटपुट पे कितना होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 380, दूसरा ऑप्शन है 280, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 400। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 280। अब ये 280 कैसे आया, चलिए देखते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट में हम वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमको मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट यहां पे 1400 है। 1400 कैसे मिला हमको, जब हमारा ये जो 1000 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट है, ये 1000 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट और जो 400 रुपीज का फिक्स कॉस्ट है, इन दोनों को हमने टोटल कर दिया। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 1400 रुपीज का टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट 5 यूनिट्स का 1400 है, तो एक यूनिट का कितना होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 280। 1400 डिवाइडेड बाय 5 इज 280। ठीक है, तो हमारा जो सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है वैसे, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट at 5 units of output, it is 280 rupees. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 432 और क्वेश्चन है हमारा, the vertical difference between TVC and TC is equal to। जो वर्टिकल डिफरेंस है TVC और TC के बीच में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में वो क्या है, मतलब जो डिफरेंस है, वर्टिकल डिफरेंस है, वो क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है टोटल फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल फिक्स कॉस्ट। जो वर्टिकल डिफरेंस है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में, मतलब जो नीचे आता है ना वर्टिकल, वो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर ही आपका पहले फिक्स कॉस्ट ही तो शुरू होगा। जब ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको फिक्स कॉस्ट तो शुरू हो गया पहले ही, भले आपने कुछ भी यूनिट प्रोड्यूस किया नहीं किया, उसके बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट शुरू होता है। तो ये जो वर्टिकल डिफरेंस होता है, अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में कुछ हिस्सा स्टार्टिंग का एक्सिस से, मतलब जो ओरिजिन है ना, ओ जो ओरिजिन पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट करता है, उसके ऊपर का कुछ पार्ट जो है वो छूटा रहता है, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, और उसके ऊपर से टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 433 क्वेश्चन है हमारा, वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इनमें से कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, दूसरा ऑप्शन स्टडी ऑफ फर्म्स, तीसरा फैक्टर प्राइसिंग, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, क्या होगा बताइए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री को भी स्टडी करते हैं, फर्म को भी स्टडी करते हैं, फैक्टर प्राइसिंग को भी स्टडी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 434 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी स्टडी Why saving rates are high or low, we are studying। जब हम पढ़ते हैं कि क्यों सेविंग रेट्स हाई है या लो है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन, सॉरी, पहला ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा ऑप्शन है इकोनोमेट्रिक्स और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब हम सेविंग्स रेट के बारे में पढ़ते हैं कि सेविंग्स रेट हाई हो गया या लो हो गया, तो हम एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जब बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 435 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा एक इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। We have 4 options। पहला ऑप्शन है हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरा ऑप्शन व्हेन टू प्रोड्यूस, तीसरा ऑप्शन व्हाट टू प्रोड्यूस और चौथा ऑप्शन फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो आपने इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जिसमें आपने सारी चीजें पढ़ी थी, बस एक चीज नहीं पढ़ी थी, वो है ऑप्शन
बी व्हेन टू प्रोड्यूस। हमने पढ़ा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, लेकिन व्हेन टू प्रोड्यूस के बारे में कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी नहीं है। कभी भी प्रोड्यूस करो, जब जरूरत पड़े तब प्रोड्यूस करो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436। क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स अपॉन। जो इफेक्टिव डिमांड है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिजायर पे, दूसरा ऑप्शन मीन्स टू परचेज पे, तीसरा ऑप्शन विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर व्हाट फॉर दैट परचेजेस, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इफेक्टिव डिमांड्स डिपेंड्स अपॉन डिजायर। इफेक्टिव डिमांड डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स टू परचेज पे डिपेंड करता है, विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेज पे भी डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437। क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इज अ। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट्स बोथ फ्लो कॉन्सेप्ट एज वेल एज स्टॉक कॉन्सेप्ट, और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लो कॉन्सेप्ट। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438। क्वेश्चन है हमारा इंफीरियर गुड्स हैव। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा ऑप्शन जीरो इनकम इलास्टिसिटी, और चौथा ऑप्शन बोथ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी एज वेल एज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, तो जब आपका इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इट मींस इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 439। क्वेश्चन है हमारा इफ टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफी देन द क्रॉस इलास्टिसिटी इज। जब दो गुड्स एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स हैं जैसे टी और कॉफी, तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी? द क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव, द क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो, द क्रॉस इलास्टिसिटी शुड बी पॉजिटिव, और द क्रॉस इलास्टिसिटी शुड बी लेस देन 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द क्रॉस इलास्टिसिटी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 440, और क्वेश्चन है हमारा इफ द प्राइस ऑफ बनाना राइज फ्रॉम 30 पर डजन टू 40 पर डजन। अगर बनाना की प्राइस 30 पर डजन से 40 पर डजन बढ़ रहा है एंड द सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 240 डजन टू 300 डजन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताइए। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जब आप फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 0.7, दूसरा ऑप्शन -0.67, तीसरा ऑप्शन 0.65, और चौथा ऑप्शन 0.77। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, सॉल्व कीजिए ऑप्शन डी, 0.77।